सियासत की जहां असली खेला शुरू हुआ है। जी हां, और ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब यूपी में असली खेल शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में रैली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज उससे पहले एक खास तस्वीर आपको दिखाए। बल्ला आजमाते नजर आए। क्या उत्तर प्रदेश के सियासत में सिक्सर यानी कि छक्का लगाने की तैयारी है और बाजुएं मजबूत करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष को इस तस्वीर से बेचैनी होनी लाजमी है, प्रधानमंत्री की यह तस्वीर। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी रैली में क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, इस पर नजर डालते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले अपराधी अपना खेल खेलते थे, पहले माफिया अपना खेल खेलते थे, पहले अवैध कब्जे के टूर्नामेंट हुआ करते थे, पहले लोगों के घर जला दिए जाते थे, बेटियों पर पहले फब्तियां कसी जाती थी और बेटियां घर से निकलने में डरा करती थी। पिछली सरकार में पलायन होते थे, घर खाली है, घर बिकाऊ है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के खबरें आम हुई थी। पहले की सरकारें अपने खेल में लगी रही। योगी जी अब जेल जेल खेल रहे हैं और अपराधियों के साथ ये जेल का खेल हो रहा है। मेरठ के सोतीगंज बाजार का खेल भी बंद हुआ। बता दें, सोतीगंज वो इलाका जहां पर चोरी की गई कारों का सबसे बड़ा बाजार था। अब यूपी में कानून का राज है, यह भी कहा पीएम ने। मुलायम पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है। प्रधानमंत्री की वो बात आपको याद होगी जिस पर आज उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर हमला किया। मुलायम सिंह यादव ने एक समय में कहा था लड़कियों से छेड़छाड़ और बलात्कार के मामले में कि लड़कों से गलती हो जाती है। इस बात पर आज प्रधानमंत्री ने करारा हमला किया। लेकिन प्रधानमंत्री के तेवर से आज साफ था कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में धुआंधार रैलियों को अंजाम देने वाले हैं। और यही नहीं, आज जो भीड़ जिस तरह की नजर आ रही थी उसे भी देखकर प्रधानमंत्री उत्साहित नजर आए। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मेरठ की धरती पर पश्चिमी यूपी की चुनावी पिच तैयार। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। माफिया अपराधियों के खेल से लेकर जेल तक उत्तर प्रदेश में असली खेल को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ दौरे के साथ ही पश्चिमी यूपी में चुनावी पिच तैयार कर दी है। पीएम ने पहले की सरकारों का खेल लोगों को गिनाया और बताया कि अब योगी सरकार अपराधियों के साथ कैसे जेल जेल का खेल खेल रही है। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। पीएम मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर मुद्दों को छुआ। माफिया, पलायन से लेकर अवैध कब्जे पर पिछली सरकार पर वार किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने ही अंदाज में मुलायम सिंह के लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान की भी याद दिला दी। सरकारों की भूमिका अभिभावक की तरह होती है, योग्यता होने पर बढ़ावा भी दें और गलती होने पर ये कहकर ना टाल दे कि लड़कों से गलती हो जाती है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले कैसे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता था। यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। वहीं अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बीजेपी का खेल खत्म करने जा रही है। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, जनता खेल खत्म करने जा रही है बीजेपी का। और खेल इसलिए खत्म हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता रही है कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगार नौजवानों के लिए कितने रोजगार दिए हैं,
नौकरी कितनी लगाई है। ये जो झूठ प्रचार का खेल था अब समाप्त होने जा रहा है। इसके साथ ही जल्दी से आपको बताते हैं कि मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी से कैसे यूपी में असली खेल को बढ़ावा मिलेगा, इस पर नजर डाल लेते हैं। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। 700 करोड़ रुपए की लागत इसको बनाने में आने वाली है। ये यूनिवर्सिटी 91 एकड़ में बनेगा। स्पोर्ट्स कैंपस इसका क्षेत्रफल होगा 91 एकड़ का होगा। करीब 2.5 साल में इसे बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। 1080 खिलाड़ियों को हर साल इसमें एंट्री दी जाएगी, जिसमें महिलाएं और पुरुषों की संख्या बराबर की होगी, यानी 540 महिला और पुरुष खिलाड़ी होंगे। ये यूनिवर्सिटी आधुनिक खेल सुविधाओं से पूरी तरह से लैस होगा। इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं इस यूनिवर्सिटी में होंगी। हॉकी, फुटबॉल, टेनिस की ट्रेनिंग यहां दी जाएगी। इसके अलावा एथलेटिक्स, तैराकी सहित कई खेल यहां पर शामिल किए गए हैं। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान भी आज सुनने को मिला कि अब असली खेल को बढ़ावा मिलेगा और मेजर ध्यानचंद की कर्मस्थली है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरठ अगर हम कहें। लेकिन आपको दिखाएं कि जब आज प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें ये देखिए। प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और ये इस तरह से एक रिमोट कंट्रोल के जरिए यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया। लेकिन अगर दादा ध्यानचंद की बात चली है तो एक बार मेजर ध्यानचंद के बारे में भी हम आपको बता देते हैं जल्दी से कि आखिर उन्हें हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। बताया जाता है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद हॉकी की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे और पूरी दुनिया उनका लोहा मानती थी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रहे। 29 अगस्त 1905 को उनका जन्म हुआ था और 3 बार ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली टीम के सदस्य रहे। 1928 में ओलंपिक में सबसे ज्यादा उन्होंने गोल किए थे। ध्यानचंद ने टूर्नामेंट में 14 गोल किए। 1932, 1936 ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता। तीनों ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद ने 37 गोल किए। उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर, आलम यह था, आपको ये फैक्ट बता रहे हैं कि उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर यह चेक किया गया कि कहीं हॉकी स्टिक में चुंबक तो नहीं लगा दी गई है। बर्लिन ओलंपिक के बाद हिटलर ने, जी हां, जब हिटलर का शासन हुआ करता था, पूरी दुनिया उसके नाम से कांपती थी, तब उन्होंने मेजर ध्यानचंद को डिनर पर बुलाया था और जर्मनी की फौज में एक बड़ा पोस्ट भी ऑफर किया था। जर्मनी की टीम से खेलने तक का ऑफर दे दिया था हिटलर ने। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज क्रिकेटर सर जॉन ब्रैडमैन भी मेजर ध्यानचंद के कायल थे। दरअसल दादा ध्यानचंद ऐसे गोल करते थे जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। पूरे करियर में मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज्यादा गोल दागे। 22 साल के करियर में दुनिया को वो हैरान करके उन्होंने रख दिया था। इस तरह के वो हॉकी प्लेयर थे। लेकिन आज ये सब कुछ एक तरफ हो रहा था तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में सियासत भी अपने चरम पर थी। इस पूरे एक्टिविटी पे, प्रधानमंत्री के बयान के बाद, इस पूरे कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट का निशाना साधा। लिखे, सपा सरकार में कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट के यश भारती सम्मान को बीजेपी ने बंद कर दिया। सपा के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने क्या किया, यानी कि केंद्र सरकार ने क्या किया, जनता 2022 में बीजेपी का झूठा खेल बिगाड़ देगी। यह जवाब था अखिलेश यादव का जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब असली खेल होगा। इस पर अखिलेश यादव ने झूठा खेल वाला अपना दांव चला। लेकिन आपको दिखाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्लेयर्स के साथ, एथलेटिक्स प्लेयर के साथ यहां पर इंटरेक्शन करते नजर आए, उनसे बातचीत की, उनका हाल चाल जाना, उनसे तमाम जरूरतों पर बातचीत की कि क्या जरूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए। 1-to-1 सवाल जवाब किया और हर खिलाड़ी की अपनी कहानी होती है। प्रधानमंत्री ने उस कहानी को भी जानने की कोशिश की और इसके बाद प्रधानमंत्री ने न सिर्फ खिलाड़ियों से बातचीत की बल्कि आपको बता दें कि जो खिलाड़ी वहां पर पहुंचे थे उनको जीत का मंत्र भी दिया और खिलाड़ियों ने भी अपने दिल की बात प्रधानमंत्री से साझा की। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि आपने सर जो हमारे ड्रेसिंग रूम में फ़ोन करके हम लोगों को इतना, हम लोग का मनोबल बढ़ाया हारने के बाद, और सर उसके बाद बहुत जोश आया सर। मेरी काशी का क्या हाल है सर? बहुत ही अच्छा है, महादेव का कृपा है सर। और आपने तो उसमें सर चांद लगा दिए हैं। विश्वनाथ धाम? जी मैं कल ही होके आया सर वहाँ से दर्शन करके। और जो तो भीड़ बहुत थी बोल रहे हैं, लेकिन सर अब थोड़ा सा वहाँ पे इतना लोग जानने लगे हैं कि दर्शन हो जाता है सर। पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि आपने जो मुझे प्रॉमिस किया था वो आज पूरा किया है। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, मैं जब मेरठ आऊंगा तब तुम्हें मिलूंगा।
सर उस दिन से मुझे अभी तक नींद नहीं आई है कि मुझे आपसे मिलना है। अब जाके आराम से प्रैक्टिस करूंगी सो के अच्छे से। बहुत अच्छा लगा सर, आपने अभी तक घर आने के बाद वापस कैसा लगा? मेरठ आने के बाद कैसा लगा? सर दिल्ली जब लैंड हो रही थी ना फ्लाइट को, पेड़ देख के लगा कि हाँ अपने इलाके में आ गए। तो बहुत अच्छा लगा सर। प्रियंका की एक शिकायत थी, वो ऐसे खेल में है उन्हें कोई देखने वाला ही होता नहीं है, कोई ताली बजाने वाला होता नहीं है, लेकिन मेरठ पहुंचने के बाद लोगों ने बराबर तालियां बजाई थे। हाँ सर, यहाँ पे तो पहले से मतलब ओलंपिक खेल के आए थे तब से काफी सम्मान मिल रहा है। और मतलब बहुत लोग जान रहे हैं पूरे इंडिया में कि हाँ हम लोग ओलंपिक्स खेलने गए थे। पहले मतलब खेल के आ जाते थे, पता नहीं रहता था कि कौन ओलंपियन है। अच्छा बात बताइए, क्या प्रगति हो रही है? उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी सर, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, पैरालंपिक हो, ओलंपिक हो, हम सब खिलाड़ी सर वहाँ हम पार्टिसिपेट भी किए, पदक भी जीत के आए सर। बहुत सारे अभी जो युवा है सर, पेरेंट्स आके पूछते हैं सर कि हमारे बच्चों को भी कि खेल में हम भी कैसे करें। आपने सर 2 CD दी है, खेलो इंडिया टॉप्स, हम उसके बारे में सर सुनाओ उनको गाना, हम होंगे कामयाब। सर बिल्कुल सुनाते हैं और बहुत लोग खेल के प्रति इच्छुक हो रहे हैं सर। सुहास मुझे कह रहा था, मैं इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो बोले बचपन में मैं हम होंगे कामयाब गीत सुनता था। सर अभी भी याद है सर, जब मैं गोल्ड को हारा था, सिल्वर जीता था, थोड़ा मैं गमी में था, बट आपका फ़ोन आया तो मुझे लग रहा है सर वो गमी भी भूल गई। तो अभी भी आपको देख के सर ऊर्जा कई गुना हो जाती है सर। तो प्रधानमंत्री का ये संवाद खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ी अपने दिल की बात कह रहे थे, प्रधानमंत्री भी अपनी बात साझा कर रहे थे। लेकिन तस्वीर देखिए, आपको दिखाते हैं मेरठ यानी कि पश्चिमी यूपी के गढ़ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जाटलैंड के इस गढ़ की बड़ी बात यह है कि मेरठ तय करता है कि पश्चिमी यूपी में का झुकाव किस ओर होगा, और उसी को साधने की तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि पश्चिमी यूपी पर इतना फोकस क्यों है, किस तरह से है, इसके पीछे की वजह क्या है, और पश्चिमी यूपी पर क्यों जोर दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि जारी करने के बाद यह पहली रैली थी। कल पीएम ने 20,000 करोड़ जारी किए थे किसान सम्मान निधि के। जाटलैंड में रैली से समीकरण बदल सकते हैं पश्चिमी यूपी में, यह माना जाता है, राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं। रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, गन्ना किसानों पर पहले की सरकारों पर सवाल उठाए, घेरा, सवाल पूछे, अखिलेश, मायावती, मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कौड़ियों के भाव चीनी की मिलें बेची गई, तब की सरकारों पर सवाल क्यों नहीं पूछे गए। उन्होंने पूछा कि योगी सरकार में गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है, क्या इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए। पश्चिमी यूपी गन्ना किसानों का बेल्ट माना जाता है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में रहा है, ऐसा मानते हैं। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत चौधरी गठबंधन कर चुके हैं, जिसकी तस्वीरें पहले ही सामने आई थी, और बीजेपी से मुकाबले के लिए वो मैदान में उतरे हैं। किस तरह से वो रैली भी आपको दिखाते हैं, जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ में गठबंधन करने के बाद, जिसका ऐलान करने के लिए उन्होंने मेरठ के मंच को चुना था। ये 7 दिसंबर 2021 की तस्वीरें हैं, और इस रैली की भीड़ की काफी चर्चा हुई थी। और इस रैली में, पश्चिमी यूपी में इस रैली में जब अखिलेश और जयंत साथ थे, तो इसमें काफी भीड़ थी, जिस भीड़ को लेकर मुझे लगता है कि बीजेपी भी इसको अपने ध्यान के इसमें केंद्र में रख रही होगी। लेकिन पश्चिमी यूपी का माहौल क्या है, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, इसका समीकरण क्या है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीट है। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, बीजेपी को 20 सीटें मिली थी। 2012 की बात करें, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, 2012 में बीएसपी को 39 सीटें मिली। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समीकरण बदल गए। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट वोटर हैं। जाट वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जाकर खूब मतदान किया। 2014 में आम चुनाव, 2017 में विधानसभा चुनाव, 2019 में आम चुनाव में बीजेपी को जमकर वोट पड़े। 2014 लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें हैं, जिनमें से 25 बीजेपी के खाते में गई। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 103 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को सिर्फ 27 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें मिली। हालांकि यह खाता घटा, लेकिन 20 के प्लस रहा, यह ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा आपको बता दें कि जनता का मूड क्या है, हमने ये भी जानने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की प्रधानमंत्री की रैली के बाद, या फिर इस बार के चुनाव में, 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के लोग क्या सोच रहे हैं, जाटलैंड क्या सोच रहा है।
बहुत बढ़िया काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनका जो काम हुआ है ये क्षेत्र की जनता, हमारे सरदाना 24 की जनता उन्हें कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। आने वाली पीढ़ी को ये हमेशा हमेशा याद रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी। हमारा जो खेल का वो था हरियाणा में था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा फायदेमंद है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं, किसी भी फील्ड में ले लो सबसे ज्यादा रोजगार नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पिछले 3 मुख्यमंत्रियों का टेन्योर आप देखेंगे तो सभी विधान परिषद से चुनकर आते हैं, विधानसभा से चुनकर नहीं आते हैं। तो क्या 2022 में योगी आदित्यनाथ एक अलग राह पर चलने की तैयारी में है? क्या इस बार वो नए समीकरण गढ़ेंगे या एक नए फॉर्मूले के साथ सामने आएंगे? ये है सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि इस बार एक नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। क्या वो 22 का क्या नया फॉर्मूला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? अगर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर कहां से लड़ रहे हैं, इस बात की चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्लान क्या है योगी आदित्यनाथ का, इस बात को हम समझ लेते हैं। आइए बताएं आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का 2022 का क्या प्लान है। सीएम योगी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सीएम योगी चुनाव कहां से लड़ेंगे अभी यह तय नहीं है। 3 सीटों पर, एक बार फिर से बताएं आपको, 3 सीटों पर योगी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यह भी आपको बता दें अभी तय नहीं है कुछ भी। पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रिएक्शन आया है। पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अखिलेश यादव, बहन मायावती विधान परिषद के सदस्य रहे हैं और विधान परिषद से ही चुनकर आते रहे हैं। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, योजना क्या होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन चुनाव कहां से लड़ेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। सीएम योगी ने कहा कि जहां से पार्टी कहेगी वो वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। पहले सत्ता में थे, उन्होंने आपको गन्ने का मूल्य किस्तों में तरसा तरसा कर दिया। योगी जी की सरकार में जितना गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है उतना पिछली दोनों सरकारों के दौरान किसानों को नहीं मिला था। अब सीएम योगी के ऐलान के बाद उनके 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अयोध्या, मथुरा से लेकर गोरखपुर से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें। दरअसल यूपी के पिछले 3 मुख्यमंत्रियों ने चुनाव जीतने के बाद विधान परिषद की राह चुनी थी, जिसमें अखिलेश भी शामिल है। अब योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अखिलेश ने योगी से सवाल किया। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, जनता के सामने उन्हें सवालों का जवाब देना पड़ेगा, महंगाई का, बेरोजगारी का और किसान की बर्बादी का। तो कहां से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मथुरा चुनेंगे, अयोध्या चुनेंगे, राम की नगरी, कृष्ण की नगरी, या फिर अपने गढ़ गोरखपुर से हाथ आजमाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो क्या फायदा हो सकता है बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या से लड़ने का क्या फायदा मिलेगा? अयोध्या से लड़ने पर अवध में बड़ा फायदा हो सकता है बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को, यह माना जा रहा है। अवध इलाके का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या है और अयोध्या उस इलाके की कई सीटों को प्रभावित भी करता है। अवध इलाके में विधानसभा की 82 सीटें हैं, यानी कि 400 सीटों में से 403 सीटें उत्तर प्रदेश में, उसमें से 82 सीटें अवध इलाके के आसपास आती हैं। अगर 82 सीटों को प्रभावित करने में योगी आदित्यनाथ काम कर जाते हैं तो एक बड़ी जीत मानी जाएगी इसे। योगी के लड़ने से दूसरी सीटों पर भी इसका असर होगा। अयोध्या से सटे जिलों पर इसका असर पड़ेगा। सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोंडा तक इसका फायदा हो सकता है। अंबेडकर नगर, बहराइच में भी इसका लाभ मिल सकता है। मौजूदा एमएलए के खिलाफ नाराजगी दूर हो सकती है। अवध के साथ साथ पूरे यूपी में
एक लहर जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से उतरते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से उतरेंगे, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे या फिर मथुरा या गोरखपुर का रुख करेंगे? लेकिन लोगों की क्या राय, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कहती है? क्या योगी आदित्यनाथ को किन सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, और अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो कहां से किस्मत आजमाएं? देखिए उत्तर प्रदेश की जनता की राय। उनके आने के बाद से जो अयोध्या का विकास हुआ है वो बहुत ही मतलब अच्छा है। इससे पहले कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, उसने अयोध्या पर इतना ध्यान नहीं दिया था जितना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से राम मंदिर का निर्णय आया है, तब से विकास हो रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ लड़ते यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या का विकास होगा। अगर योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी। और मैं नहीं समझता कि आज जिस तरह का हिंदुत्व की लहर पूरे प्रदेश में चल रही है, ऐसे हिंदू हृदय सम्राट अगर योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बम्पर वोटों से वो जीतेंगे। देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ अगर गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हो तो कहीं ना कहीं गोरखपुर वासियों को एक बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि जब से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं लगातार गोरखपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अगर गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद से लड़ेंगे तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वो 101% जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कर दिया है कि एम्स दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सरकार मिल करके फर्टिलाइजर जो 30-40 साल से बंद था उन्होंने दिया, रोड एकदम चकाचक हो गई हैं, हर जगह निर्माण हो रहा है। उनके लिए खुशी है कि वो दोबारा हो जाए, हमारे गोरखपुर उत्तर प्रदेश का विकास हो। तो एक गोरखपुर की तस्वीर आपको दिखाएं। गोरखपुर में अपने गौशाला में नजर आ रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन गोरखपुर की जनता चाहती है कि वहां से चुनाव लड़े, अयोध्या की जनता चाहती है कि वहां से चुनाव लड़े, और मथुरा की जनता भी चाहती है कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ये फाइनल फैसला करेगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ किस सीट को चुनते हैं और किस सीट से बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा। लेकिन गोरखपुर को योगी का गढ़ क्यों कहा जाता है, और गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्यों जनता कह रही थी कि 110% सीट जीतने की गारंटी है, यह भी आपको बता देते हैं। पूर्वांचल में योगी फैक्टर क्या कहता है। 5 बार गोरखपुर से सांसद चुने गए हैं योगी आदित्यनाथ। 1998, 1999, 2004 में चुनाव जीते, 2009 में भी चुनाव जीते, 2014 में भी चुनाव जीत कर आए। पूर्वांचल में विधानसभा की 160 सीटें हैं। 2012 में पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने 110 सीटें जीती थी। 2017 में जीत में योगी फैक्टर की बहुत अहम भूमिका रही, क्योंकि 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीटें जीती। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब 2017 के चुनाव हो रहे थे तब योगी आदित्यनाथ घोषित मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं थे, उनको फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। जब बीजेपी चुनाव जीती तब योगी आदित्यनाथ को सीएम फेस बनाया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठने लगा है कि जितने छापे पड़ गए और जितने लोगों के यहां पड़ गए, सवाल यह कि आखिर अब कन्नौज में किसका नंबर आने वाला है, और जिन जिन का नंबर आया, जहां जहां छापे पड़े, वहां वहां क्या चल रहा है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अब कन्नौज में किसका नंबर आने वाला है। पंपी जैन के घर छापेमारी हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पंपी जैन है, एसपी एमएलसी, और इनके घर छापे पड़े। हालांकि बहुत खुश मिजाज नजर आया आज, बहुत रिलैक्स नजर आया आज। मीडिया ने जब भी सवाल किया कि क्या है, कैसी स्थिति है और आप ये छापे क्यों पड़े, उन्होंने कहा कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, छापेमारी में कुछ नहीं मिला है। अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि क्या छापेमारी में पंपी जैन के घर से क्या मिला है। कुछ दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मलिक मियां के घर पे रेड किया गया, वो तस्वीरें आपको दिखा दे जल्दी से। ये है मलिक मियां का मकान। हालांकि मलिक मियां नहीं है, उनके बेटे फौजान के घर पे छापेमारी हुई है। और ये देखिए, ये वो इत्र कारोबारी हैं जिनके घर पर छापेमारी हुई है, और वहां से दस्तावेज, ये जो है वो पुलिस और वहां पे जो आईटी के विभाग के लोग थे उनके यहां से ये दस्तावेज ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं पंपी जैन कौन है और ये फौजान कौन है और इनके बारे में क्या जानकारी है। छापेमारी का तीसरा दिन इत्र नगरी में कितने काले कुबेर हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। पंपी जैन के यहां छापेमारी का तीसरा दिन था।
टीम ने बढ़ई को आज घर पर बुलाया, कोल्ड स्टोर और फैक्ट्री लेकर गई। टीम इन लोगों को विदेश से लेकर आए जो पैसे हैं, विदेशों से आए, उनकी जांच की जा रही है। खाड़ी देशों से लेन देन की जानकारी भी जुटाई जा रही है। कंपनियों में शेयर खरीदने की जानकारी भी जुटाई जा रही है। मुंबई में घर से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। बहनोई अनूप के 2 मकान सील कर दिए गए। अनूप के रिश्तेदारों की भी जांच की जा रही है। कर्मचारियों से भी आईटी ने सवाल जवाब पूछे हैं। यह बात हुई पंपी जैन की। अब बात करते हैं फौजान मलिक की। मियां मलिक के छोटे बेटे मियां मलिक, जिनके छापेमारी पड़ी, हालांकि मियां मलिक की मौत हो चुकी है। कन्नौज में इत्र का कारोबार देखते हैं फौजान। 51 घंटे से ज्यादा समय से रेड की कार्रवाई चल रही है। घर से भारी संख्या में कैश मिला, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि कितनी रकम है इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। 4 घंटे तक कैश की गिनती होती रही। घर से सोना मिलने की भी खबर सामने आ रही है। और अब बात कर लेते हैं मोहसिन मलिक की। मोहसिन मलिक मियां के छोटे बेटे हैं, लखनऊ में रहते हैं। 19 घंटे तक इनकी छापेमारी चली। रेड के दौरान हालांकि कुछ मिला नहीं है और इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी भी बाकी है। रेड के दौरान मुंबई में थे मोहसिन मलिक। तो ये वो लोग जिनके यहां छापेमारी चल रही है। तो एक तरफ छापेमारी चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो रही है। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर छापेमारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने ये प्रचार किया कि कानपुर के इत्र व्यापारी ने ही समाजवादी इत्र बनाया है। जिन लोगों ने भी ये प्रचार किया था कि जिसके यहाँ करोड़ों रुपए दीवार से, बेसमेंट से, हर जगह से पैसा निकला, वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। ये साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। ये बदनामी जो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की हुई, इसलिए दोबारा छापा उन्होंने कन्नौज में मारा है। तो अखिलेश यादव सवाल उठा रहे। इसके पहले जो पीयूष जैन के घर पे छापेमारी हुई थी तब भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे। लेकिन आपको दिखाते हैं फौजान मलिक के वो घर की तस्वीर जहां पर अभी भी छापेमारी जारी है। हमें जानकारी मिल रही है छापेमारी का 3रा दिन लगातार यहां छापेमारी कार्रवाई चल रही है। और यहां पर पुलिस के जो जवान है वो बाहर आपको नजर आ रहे होंगे। अंदर से ये इक्का दुक्का तस्वीरें मिली हैं। पूरे घर से जब भी छापेमारी की कार्रवाई होती है, घर के सारे फोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं। किसी को घर के बाहर जाने की इजाजत नहीं होती और कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए पुलिस की सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी होती है। और बहुत सारे दस्तावेज जो हैं वो लेकर जाए गए हैं इन गाड़ियों में, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन मलिक मियां की जो पूरा परिवार है उनका, वो इत्र कारोबार में किस तरह से था, कब से था और कहां-कहां फर्म का कनेक्शन है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मलिक मियां की फर्म 1886 में बनी। फर्म का नाम मोहम्मद याकूब मोहम्मद अयूब है। और बता दें आपको 3 साल पहले मलिक मियां की मौत हो गई। उसके बाद आपको बता दें कि दुनिया भर में कन्नौज का इत्र पहुंचाने का जो बीड़ा है वो मलिक मियां ने उठाया था, क्योंकि दुनिया भर में इनका कारोबार फैला। कन्नौज में सबसे बड़े इत्र के कारोबारी ये कहलाए गए। अब सारा व्यापार इनके 2 बेटे ही संभालते हैं। फौजान मलिक कन्नौज में काम को देखते हैं और एक है मोहसिन मलिक। मोहसिन मलिक लखनऊ में रहते हैं। जीशान मुंबई में है जो इत्र का काम देखते हैं। घर के ज्यादातर लोग मुंबई में रहते हैं और इत्र का कारोबार का हेड ऑफिस मुंबई में है और विदेशों तक मुंबई से ही इत्र को सप्लाई किया जाता है, यहीं से खेप भेजी जाती है। ये जो है वो बड़ी जानकारी इनके परिवार के बारे में हमें मिली। लेकिन अभी आपको बता दें कि लगातार इन पर कार्रवाई अभी भी जारी है। इनके घरों में अभी भी छापेमारी की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कन्नौज में आखिर काले धन के कितने कुबेर हैं और कितनी छापेमारी होगी, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। कन्नौज में काले धन के कितने कुबेर। एक हफ्ते बाद भी जारी है छापेमारी। पंपी और मलिक मियां पर रेड का 3रा दिन। अब आयकर विभाग की लिस्ट में किसका नंबर। करीब 7 दिन पहले आयकर की टीम पीयूष जैन के ठिकाने पर रेड डालने के लिए कन्नौज पहुंची थी। कार्रवाई पूरी हो गई। काले धन का कुबेर सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन कन्नौज में आयकर विभाग का डेरा अभी भी जमा हुआ है। अब कार्रवाई समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पंपी जैन और इत्र के बादशाह मलिक मियां के ठिकानों पर हो रही है। 2 दिन के बाद आज 3रे दिन भी आईटी की टीम कन्नौज में ही डटी हुई है।
पंपी जैन का यह आवास है। हम चाहेंगे हमारे विजय उज्जवल ये घर दिखाएं जिसके बाद सुरक्षाकर्मी तैनात है और परसों सुबह 7 बजे से जो रेड चल रही है वो अब तक जारी है। हाँ, हालांकि ये कहा गया कि कल शाम पंपी जैन अपने इस घर से बाहर निकले थे और इस तंग गलियों से होकर अपने फैक्ट्री की तरफ गए थे, वहां भी शायद उनसे पूछताछ हुई है। हालांकि अब तक की कार्रवाई में पंपी जैन के घर से कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन दस्तावेजों की जांच अभी भी चल रही है। सर, कितने ऑफिस हैं इनके अभी? अरे इनके दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सब जगह ऑफिस है, फॉरेन भी है भाई जी। ये काम बड़ा जगह की जो अभी छानबीन होनी है हो गई सर? नहीं, अभी चल रही है, अभी बॉम्बे सब चल रही है। पंपी जैन के साथ उनके रिश्तेदार भी जांच के दायरे में। कानपुर में आनंदपुरी में अनूप जैन के 2 मकानों को सील कर दिया गया है। बाकायदा सीलिंग का नोटिस भी चस्पा किया गया है। कन्नौज के इत्र के बादशाह मलिक मियां पर भी आयकर की छापेमारी चल रही है। 50 घंटे के बाद भी मलिक मियां के छोटे बेटे फौजान मलिक के घर आयकर की टीम डटी हुई है। अब देखना है कि इनके बाद किसका नंबर आता है। लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मामले में अब हवाला कनेक्शन भी सामने आ रहा है। खबर यह है कि हवाला एंगल से भी जांच की जा सकती है, क्योंकि पैसों को लाने ले जाने और लेन देन के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो क्या है हवाला का संदेह, ये आपको बताएं। क्या अब हवाला की बारी आने वाली है? इत्र कारोबार का हवाला का संदेह। पान मसाला का इत्र से है कलेक्शन और पान मसाला का काम कैश में होता है। टैक्स बचाने के लिए कैश का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि सरकार को ज्यादा टैक्स ना भरना पड़े और पूरी रकम जो है वो अपने ही झोली में आए। बता दें कि कन्नौज में हवाला कारोबार की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि एजेंसियों को आशंका है कि पैसों के लेन देन के लिए, पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया गया। और रेडार पर 7 से 8 घर हैं इस वक्त, ये भी हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। हवाला कारोबारियों के घर पर रेड पड़ सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन हमें खबर मिली है कि कुछ लोग अभी निशाने पर आ चुके हैं जिनके घर पर रेड पड़ने वाली है, जो हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जी हां, इस पूरे हवाला नेटवर्क को क्रैकडाउन करने की तैयारी है। कई और जगहों पर रेड मारी जा सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि इस पूरे हवाला नेटवर्क को क्रैकडाउन करके ही पता चलेगा कि आखिर किस तरह से इतनी भारी भरकम रकम जुटाई गई, चाहे वो पीयूष जैन के घर पर हो, चाहे वो पंपी जैन के घर, चाहे वो और बाकी लोगों के घर पे जहां से कैश की बरामदगी हुई है। आगे भी जारी रह सकती है ये कार्रवाई, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की कार्रवाई से कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अगर हवाला नेटवर्क सामने आता है तो हवाला नेटवर्क का एक बड़ा क्रैकडाउन भी देखने को मिल सकता है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बहुत बड़ी सेंधमारी भी होगी और एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।